गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री द्रोणाचार्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आर एस मैरिया आपके सामने राजस्थान इतिहास का टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। और अभी हम राजस्थान के इतिहास में रिवोल्यूशन ऑफ 1857 रेफरेंस टू राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान के संदर्भ में जब हमने 1857 क्रांति की चर्चा की तो हमने शुरुआत की थी किस प्रकार से राजस्थान में क्रांति हुई, इसके कारण क्या थे, सारे कारणों के बारे में हमने चर्चा की थी। अंग्रेजों का हमारे यहाँ पर कैसा क्या ढांचा था, जैसे हमने बात की कि हमारे जो उस वक्त राजपूताना एजेंसी थी उसी के अधीन राजपूताना की सभी रियासतें थी। और राजपूताना एजेंसी थी वो उस वक्त आपका जो उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत था हमारा और उसका जो मुख्यालय था आगरा, उसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन राजपूताना एजेंसी को किया गया था। फिर वहाँ से हमारे यहाँ पर जो एक पोस्ट जनरेट की गई थी वो एजीजी की पोस्ट 1832 में जनरेट की गई थी। और उसमें प्रथम जो हमारे एजीजी बनता है ये मिस्टर लॉकेट बनता है। ये हम चर्चा कर चुके थे। फिर क्रांति के समय की बातें की थी कि कौन क्या अधिकार था, जैसे क्रांति अधिकारी था। जैसे क्रांति के समय हमारा एजीजी कौन था राजपूताना का, तो एजीजी हमने बात की कि मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये एजीजी थे। उस वक्त हमारी हर रियासत के अंदर कोई न कोई पॉलिटिकल एजेंट रहा करता था, तो उसमें कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स की हमने चर्चा की थी। जैसे मेवाड़ का मिस्टर सी एल सावर्स की बात की थी, तो मिस्टर मैकमेसन जो मारवाड़ में था उसकी हमने चर्चा की थी। अजमेर जो अपना जयपुर है उसका विलियम जो इडन था उसकी चर्चा की हमने। वैसे ही जो कोटा का मेजर बटन जो मारा जाता है उसकी हमने चर्चा की थी। एक भरतपुर मिस्टर मैरिसन को मजबूरन भरतपुर छोड़ने के लिए कहा जाता है और वास्तव में वो आगरा चला जाता है। ऐसे ही मिस्टर जैसे जो मिस्टर हॉल है ये जो उस वक्त सिरोही के एक तरह से प्रशासक की भूमिका निभा रहे थे। तो ये हमारे यहाँ प्रमुख एक पॉलिटिकल एजेंट रहे। छावनियों की चर्चा की। और हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो क्रांति होती है ये क्रांति सैनिकों ने ही की थी शुरुआत। और सैनिकों ने इस क्रांति की जो शुरुआत की थी वो सबसे पहले हमको मालूम है नसीराबाद छावनी के अंदर 8 मई 1857 28 मई 1857 की इसकी शुरुआत होती है। बख्तावर सिंह जी क्रांति का नेतृत्व करते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्रांति करती है। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उनका साथ देती है। अंग्रेज अधिकारी मिस्टर न्यूबरी फोर्टिसवुड उसके अंदर मारे जाते हैं। उनके साथ में ही इसमें जैसे मिस्टर हार्डी है, ये मिस्टर हॉल है, ये यहाँ पर घायल होते हैं। और उनके अलावा जो मिस्टर पैनिक है, मिस्टर पैनी है, ये उसके पैनिक अटैक आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और नसीराबाद छावनी के लोग यहाँ से सीधा चले जाते हैं साहब अपने दिल्ली में। इन्हीं के जाने के बाद में 18 जून 1857 को दिल्ली पर पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ था। दूसरा हमने नसीराबाद के बाद में चर्चा की थी कि नसीराबाद के बाद में अगर जो क्रांति की शुरुआत होती है तो जो दूसरा चरण हमारे यहाँ पर होता है ये नीमच छावनी के अंदर होता है। नीमच उस वक्त मेवाड़ के लिए बनाई गई थी, वहाँ पर शांति स्थापना करने के लिए। आज तो वर्तमान में वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन किसी जमाने में ये राजपूताना एजेंसी का एक भाग हुआ करती थी। तो वहाँ नीमच छावनी के अंदर 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ। विद्रोह मैंने आपको हमने चर्चा की थी। वहाँ मिस्टर मोहम्मद बैग और जो हीरा सिंह जी थे उनके नेतृत्व में सैनिकों ने क्रांति की। वहाँ से वो देवली को लूटते हुए वो लोग भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। उसी समय एक डोंगला घटना, एक कैसुंदा घटना, उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। हमने ये भी देखा कि जो नीमच छावनी के विद्रोह से ये भी हमें पता चला जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, ये क्रांतिकारियों जो अंग्रेज थे उनके समर्थक बने रहे, उनका साथ दिया। और जो 46 अंग्रेज 40 अपने जो डोंगला गांव के और 6 जो हमारे कैसुंदा गांव के अंदर जो थे उन 46 अंग्रेजों को उन्होंने अपने जगमंदिर महलों के अंदर शरण देकर उनके प्राणों की रक्षा की। तो मिस्टर सावर्स मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जिनकी सहायता से ऐसा हुआ, और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ये भी क्रांति के यहाँ पर समर्थक बने रहते हैं। दोस्तों उसके बाद में आगे हम जो चर्चा कर रहे थे हम चर्चा कर रहे थे एरिनपुरा छावनी की। तो आज हम जो ये पढ़ेंगे टॉपिक ये पढ़ेंगे एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कैसे हुआ। तो यहाँ एरिनपुरा विद्रोह की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एरिनपुरा की अगर अपन चर्चा करते हैं तो एरिनपुरा के लिए अपन स्पष्ट अगर अपन बात करें तो पहले मैं थोड़ा सा एरिनपुरा के बारे में आपको बता दूं कि जो एरिनपुरा था, इस एरिनपुरा छावनी का जो छावनी की स्थापना ये अंग्रेजों के द्वारा जो की गई थी, ये विशेषकर सिरोही
जो सिरोही की, पहले किसी ज़माने में ये सिरोही की सीमा में था, बाद में ये मारवाड़ की सीमा के अंदर आ जाता है, यानी कि मारवाड़ रियासत की सीमा में आ जाता है। और मारवाड़ रियासत के लिए ही इस एरनपुरा छावनी की स्थापना की गई थी, जहाँ पर जोधपुर लीजन को रखा जाता था। यानी कुल मिला के जो एरनपुरा है, यहाँ पर जोधपुर लीजन रहा करती थी। इस एरनपुरा छावनी में विद्रोह कैसे हुआ, इसको अपन को यहाँ पर समझना है। देखिए, एरनपुरा की जब बात आती है तो आपको यहाँ पर दो तिथियां मिलेंगी। एक तिथि जो एरनपुरा की मिलेगी, ये मिलेगी आपको 21 अगस्त 1857 की, और दूसरी जो तिथि हमें यहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी 23 अगस्त 1857। ये दो तिथियां हैं। 21 अगस्त 1857 की बात करें तो इसके लिए ये बताया गया है कि इस तिथि 21 अगस्त 1857 को जो आबू के अंदर था, आबू में यहाँ सैन्य विद्रोह हुआ। आबू में जो एरनपुरा छावनी के कुछ सैनिक थे, ये सैनिक वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे। इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया था। खाने की समस्या को लेकर इन्होंने वहाँ पर एक तरह से विद्रोह कर दिया, और उस विद्रोह के अंदर जब ये आबू में विद्रोह करते हैं 21 अगस्त को, तो इस आबू के इस विद्रोह के अंदर जो हमारे एजीजी थे उस वक्त, एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, इन जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी थे, इनके पुत्र मिस्टर अलेक्जेंडर इनके पुत्र थे, और ये अलेक्जेंडर इस हमले के अंदर घायल हो जाते हैं। यहाँ जो एरनपुरा के अंदर ये लोग घायल हुए, जो वहाँ पर आबू के अंदर विद्रोह किया, वहाँ विद्रोह करके ये लोग एरनपुरा में आते हैं, और एरनपुरा छावनी के अंदर भी विद्रोह कर देते हैं। जब ये लोग एरनपुरा में आए और एरनपुरा के और सैनिकों को इस बारे में पता चला कि साहब ऐसे विद्रोह हो चुका है, तो ये भी पीछे नहीं रहना चाहते थे, और इन्होंने भी तय कर लिया कि हमें भी क्या करना है, अपने क्रांति को अंजाम देना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जो ये लोग थे, इन्होंने जो 21 अगस्त 1857 को आबू में विद्रोह हो गया था, उसी को आगे बढ़ाया, और 23 अगस्त 1857 के दिन ये एरनपुरा के अंदर विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। यानी कि जो विद्रोह की शुरुआत हुई वो एरनपुरा में, ये विद्रोह की शुरुआत 23 अगस्त 1857 को होती है। अब बात ये आती है कि एरनपुरा में जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? तो देखिए माय डियर, इसके प्रारंभिक नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये तीन नाम हमारे सामने आते हैं। एक नाम यहाँ पर आता है मोती खां का, दूसरा नाम यहाँ पर जो है ये शीतल प्रसाद का आता है, और तीसरा नाम आता है तिलक राम का। ये तीन व्यक्ति जो एरनपुरा में जो जोधपुर लीजियन बटालियन थी, इस जोधपुर लीजियन जो बटालियन है, इस बटालियन के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। ये लोग एरनपुरा छावनी को लूटते हैं जमकर। वहाँ जो भी उस वक्त अंग्रेज थे, जितने भी उनके सामने आए, उनका तिया पांचा किया, जबरन जो भी आए उनको खत्म कर दिया उन लोगों ने। और फिर वहाँ से ये आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये लोग एरनपुरा से, ये लोग आगे अपन बढ़ेंगे तो इनके बारे में यह है कि ये लोग एरनपुरा से रवाना होते हैं, और एरनपुरा से ये रवाना होकर ये जो आते हैं, ये खैरवा नामक स्थान पर आते हैं। खैरवा नामक स्थान पर आगे एरनपुरा से, ये खैरवा नामक स्थान पर जब ये आए तो इस स्थान पर इनकी जो मुलाकात होती है, ये मुलाकात होती है कुशाल सिंह चंपावत से। तो कुशाल सिंह चंपावत से इनकी मुलाकात यहाँ खैरवा के अंदर हो जाती है। कुशाल सिंह चंपावत, इसकी मुलाकात साहब खैरवा में इन क्रांतिकारियों से हो जाती है। अब ये कुशाल सिंह चंपावत कौन थे? तो देखो, कुशाल सिंह चंपावत की बात करें तो एक्चुअल में ये आहुआ जो था, इस आहुआ के सामंत थे। आहुआ के जो सामंत थे, ये सामंत थे कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत उस वक्त
मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह से बड़े नाराज थे। मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह से इनकी नाराजगी का जो कारण था, वो कारण ये था कि आहुआ के पास में ही एक छोटा स्थान और था, और उस छोटा स्थान जो खेरवा है, इसी की अपन बात कर रहे हैं। इस खेरवा के जागीरदार की मृत्यु हो गई थी। जब खेरवा के जागीरदार की मृत्यु हो गई तो यहाँ जो ये आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत है, ये तो चाह रहा था कि साहब इसको मिला दिया जाए आहुआ के अंदर ही, या फिर यहाँ का जो सामंत अपॉइंट किया जाए छोटा मोटा, वो सामंत मेरी राय से अपॉइंट किया जाए यहाँ का जागीरदार। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया, कुशाल सिंह चंपावत ने इस खेरवा का जो जागीरदार है, ये कुशाल सिंह चंपावत कुशाल सिंह चंपावत के विरोध में जाकर मारवाड़ के महाराजा जो तख्त सिंह है, महाराजा तख्त सिंह ने यहाँ का जो जागीरदार अपॉइंट कर दिया, ये कान सिंह को कर दिया। अब कान सिंह को जैसे ही जागीरदार अपॉइंट करता है, इससे नाराज हो जाते हैं कुशाल सिंह जी चंपावत, और ये नाराजगी के अंदर जाते हैं और उन्होंने कान सिंह जी की हत्या कर दी। अब आप सोचो, मारवाड़ के महाराजा, उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को इन्होंने मार डाला, तो ऐसा तो है नहीं कि साहब इनको आशीर्वाद देगा कि तूने बहुत अच्छा काम किया है। उनके एक राजा के विरोध में जाकर राजा के द्वारा अपॉइंट किए गए व्यक्ति को आपने मार डाला, और आपने सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि आपने राजद्रोह किया है, यानी कि आपने तख्त सिंह को चैलेंज किया है। तो तख्त सिंह और इनके बीच में ये नाराजगी हो जाती है। अभी ये कुशाल सिंह चंपावत चाह रहे थे कि साहब इस नाराजगी को दूर किया जाए, और ये अंग्रेजों से बात करते हैं। तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पर जो पक्ष लिया, ये तख्त सिंह का लिया, और जब अंग्रेज तख्त सिंह का पक्ष लेते हैं और कुशाल सिंह चंपावत का पक्ष नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अंग्रेजों से भी नाराज हो गया। तो मूल इनका जो गुस्सा था वो तो तख्त सिंह से था, लेकिन साथ ही अब तख्त सिंह के साथ साथ अंग्रेजों से भी थोड़ा नाराज था। कुल मिला के एक साथ अगर अपन देखें तो दो इसके दुश्मन हो गए। तख्त सिंह भी इनके दुश्मन थे जो मारवाड़ के महाराजा, और इधर जो अंग्रेज थे ये भी इनके दुश्मन हो गए। अब ये चाह रहा था कि यार करें क्या, आगे करें तो क्या करें। आहुआ के ठाकुर साहब को पता चला कि ऐसे इनपरात सामने के क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया है और वो खेरुआ नामक स्थान पर आ गए हैं। तो ये खुद आगे चलकर खेरुआ में क्रांतिकारियों से मुलाकात करता रहा, कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, आज नारे लगाते हुए जा रहे थे चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और हमें मालूम है कि जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी के सैनिकों ने दिया, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये इनपरात छावनी के सैनिकों ने ही मारो उसको चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। यहाँ फिरंगी सभी विदेशियों को कहा जाता था। तो जो भी विदेशी थे हमारे लिए, जो अंग्रेज थे वो सारे विदेशी थे, और हम तो यही चाहते थे कि इन सबको मार दिया जाए। तो इस स्थिति के अंदर सैनिकों ने एक ही नारा दिया, मारो तो उसको चलो दिल्ली मारो फिरंगी। लेकिन जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत जाते हैं और कुशाल सिंह चंपावत उनसे बात करते हैं कि यार दोनों एक ही हैं, तुम भी अंग्रेजों के दुश्मन, मैं भी अंग्रेजों के दुश्मन, अंग्रेजों का साथी राजा है तो राजा आपका दुश्मन, तो राजा मेरा भी दुश्मन। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं भी आज से क्रांतिकारी तुम्हारे साथ में हूं। अब क्रांतिकारियों को क्या चाहिए था, उनको एक रोल मॉडल मिल गया, उनको एक नेतृत्वकर्ता मिल गए। और दोस्तों क्रांतिकारियों को जो ये नेतृत्वकर्ता जो मिला कुशाल सिंह चंपावत, आपको मालूम एक महान योद्धा था ये। तो कुशाल सिंह चंपावत ने अब इनपरात छावनी के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत की सेना क्रांतिकारियों से मिल गई, क्रांतिकारी खुद थे ही। जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत मिलता है, कुशाल सिंह चंपावत के साथ साथ अन्य जागीरदार, जिसमें हमें मालूम होना चाहिए जो आसोपा के जागीरदार साहब हैं ये इनसे मिल जाते हैं। आसोपा के अलावा जो आलनिया के जागीरदार हैं, ये आलनिया के जागीरदार इनसे मिल गए। आलनिया के अलावा जो गुलरिया नामक स्थान है, इस गुलरिया नामक स्थान के जागीरदार इनसे मिल जाते हैं। गुलरिया ही नहीं, इनके छोटे छोटे और जैसे आपका लाम्बिया है, यहाँ के पृथ्वी सिंह जी थे, ये लाम्बिया के जागीरदार, और भी बहुत सारे ये वो स्थान हैं। इन सब के जो जागीरदार हैं, ये जागीरदारों ने जो जागीरदार थे, इन जागीरदारों ने के अपन कह सकते हैं कि जो जागीरदार थे, इन जागीरदारों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, या क्रांतिकारियों का साथ दिया। सीधी सी बात यह है कि सारे के सारे लोग
क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। देखते देखते जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों की जो सेना है, क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों की सेना की अगर अपन बात करें तो इनकी सेना बढ़कर लगभग हो जाती है 6000 लोग हो जाते हैं। अब 6000 बहुत अच्छी खासी संख्या थी। इनप्रा से लुटे हुए हथियार भी इनके पास में थे, राजा महाराजाओं के हथियार भी, जो राजा महाराजा जो इनके ये सामंत थे, इनके भी खुद की सेना और उनके हथियार इनके पास में थे। तो कुल मिला के अपन देख सकते हैं एक अच्छा उनको compete करने वाले अंग्रेजों को और साथ में ही मेवाड़ जो मारवाड़ महाराजा है उसकी सेना को टक्कर देने लायक एक सैन्य टुकड़ी इनके पास में बन जाती है। 6000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस बात का पता चला महाराजा तख्त सिंह को और अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने महाराजा तख्त सिंह को कहा कि देख ले कि तेरे किए दरे हैं, तेरे से नाराज है, तो अब तू इसकी सहायता कर। वो कहते साहब ये तुमसे भी नाराज है, तुम भी सहायता करो। तो देखो आपको पता होगा ये जो अपन इसकी बात कर रहे हैं महाराजा अपन इसकी कुशाल सिंह चंपावत की, यानी जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था, इसके खिलाफ हमेशा दोनों की सेना आई। पहली सेना अगर मारवाड़ की सेना आती तो मारवाड़ के साथ भी अंग्रेज थे, और जब अंग्रेजों की सेना आई तो उनके साथ भी मारवाड़ के सैनिक थे। कुल मिला के हर स्थिति के अंदर जब भी इनके साथ संघर्ष हुआ तो इस संघर्ष में इनको दोहरा मोर्चे पर लड़ना पड़ा। मारवाड़ के शासक से भी लड़ना पड़ता है इनको और अंग्रेजों की सेना से भी इनको लड़ना पड़ता है। और इसी संघर्ष के अंदर दो प्रमुख युद्ध होते हैं, हम उन युद्ध की यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक ही दो प्रमुख युद्ध देखेंगे अपन। तो एक युद्ध है इनमें बिथोड़ा का युद्ध। एक युद्ध जो है ये तो है बिथोड़ा का युद्ध, और मैं आपको बताना चाहूंगा मूल रूप से इस बिथोड़ा को लेकर ही संघर्ष हुआ था। यानी बिथोड़ा और खैरुआ पास पास में ही है। खैरुआ के साथ खैरुआ के लिए तो था ही था संघर्ष, इस बिथोड़ा को लेकर भी कान सिंह जो अपने कुशाल सिंह चंपावत और जो महाराजा तख्त सिंह थे, इन दोनों के बीच के अंदर आपसी विवाद था। तो यहाँ पर जो अब ये युद्ध होता है ना, ये युद्ध भी बिथोड़ा नामक स्थान पर ही होता है, और ये युद्ध हो रहा है 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के अंदर ये युद्ध हुआ। एक ही जो बिथोड़ा में ये इनका युद्ध होता है, इस युद्ध के बारे में कंटेंट अपन देखेंगे। तो एक तरफ क्रांतिकारी, हमें मालूम है कि एक तरफ तो इसमें कौन है, क्रांतिकारी है। क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व करता ये भी आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ये यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता। इसके साथ संघर्ष करने के लिए मारवाड़ की सेना आती है साहब, मारवाड़ सेना प्लस अंग्रेज अधिकारी हितकोट की सेना आती है। या मारवाड़ की जो सेना थी इसमें आपको मालूम होना चाहिए 10,000 सैनिक थे साहब। यानी मारवाड़ के 10,000 सैनिक यहाँ पर आते हैं। और ये जो सेना आती है ये आती है कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में ये सेना आती है। कुशल राज सिंघवी के साथ यहाँ पर दूसरा जो व्यक्ति था ये था ओनार सिंह जी थे, और ओनार सिंह जी के साथ यहाँ पर एक राजवल्लभ सोडा भी था। राजवल्लभ सोडा ये भी इनके साथ में यहाँ पर थे। राजवल्लभ सोडा साहब, ओनार सिंह जो उस वक्त जोधपुर का किलेदार था, ये यहाँ जोधपुर के प्रशासक थे, ये दोनों भी यहाँ पर आते हैं। और कुशल राज सिंह भी मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहा था। इनके साथ एक अंग्रेज सेनापति हितकोट की सेना थी। 10,000 ये है, इधर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में 6,000 सैनिक है। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बुरी तरह से ये क्रांति इनकी मारवाड़ की सेना की हार होती है। लगभग 2,000 सैनिक मारवाड़ के इस संघर्ष के अंदर मारे जाते हैं, और क्रांतिकारियों के यहाँ पर विजय हो जाती है। तो यहाँ जो विजय वर्ण करती है तो सफलता मिलती है, ये सफलता मिलती है साफ क्रांतिकारियों को कुशल सिंह चंपावत के नेतृत्व में, जिससे क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ा
और उनके साथ और भी आसपास के छोटे मोटे और जागीरदार आकर इनको मिल जाते हैं। और अब तो तय कर लिया कि हमें पूरे मारवाड़ से ही इन अंग्रेजों को बाहर फेंकना है और उसके बाद में हम दिल्ली की ओर जाएंगे। ये बात इनके बीच में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर अपन आगे की बात करते हैं तो जब बिथोड़ा की हार का पता अंग्रेजों को पता पड़ता है और अंग्रेज जो अधिकारी था यहाँ पर जी अपन जानते हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसको पता चलता है कि इस प्रकार से क्रांतिकारियों की विजय हुई और अंग्रेज सेना, महतीर कोट की सेना और मारवाड़ की जो सेना है ये सेना इसमें हार जाती है। यहाँ उस वक्त एक अफवाह ने भी बड़ा साथ दिया। अफवाह ये था कि साहब यहाँ सुगाली माता का जो सुगाली माता है जो कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी थी, कुशाली माता के बारे में ये था कि इस देवी के जैसे भी कोई दुश्मन का इन क्रांतिकारियों का सैनिक घायल होता है या मर जाता है, ये कुशाली माता के यहाँ ले जाते हैं, वापस वो जीवित तो उठता है और लड़ाई के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब उनके सैनिक मरते ही नहीं है साहब। ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है कि जब तक सुगाली माता रहेगी तब तक मारवाड़ के अंदर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों को नहीं हराया जा सकता है। ये बात एक तरह से कुल मिला के लोगों अंग्रेजों की मानसिकता के अंदर बैठ गई थी जो प्रारंभ युद्ध के अंदर आते हैं। लेकिन एजीजी उनको लगा यार ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो हम सेना लेकर आते हैं। तो उधर से तो अजमेर से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेकर आता है और यहाँ से मारवाड़ से मिस्टर मैकमेसन जो एजीजी था ये अपनी सेना लेकर आता है। और दोनों के बीच में थोड़ी ही दूर बिथोड़ा से थोड़ी दूर एक स्थान है चेलावास जो वर्तमान पाली में पड़ता है। जैसे बिथोड़ा भी पाली के अंदर पड़ता है, वह भी पाली के अंदर पड़ता है। तो ये चेलावास नामक जो स्थान था, इस चेलावास नामक स्थान के ऊपर इनके बीच में एक संघर्ष होता है मात्र 10 दिन के बाद में। तो एक नया युद्ध जो अब इनके बीच में हुआ, यह युद्ध होगा चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध की तिथि की बात करें तो पहले वाले से 10 दिन बाद में है। तो पहले वाला युद्ध जो पिथौरा का युद्ध था ये 8 सितंबर को है, तो ये 18 सितंबर को युद्ध हुआ। यहाँ भी वही दो पक्ष, एक पक्ष क्रांतिकारी और क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता वही कुशाल सिंह चंपावत साहब थे। दूसरी ओर देखेंगे आप तो इस पाले के अंदर अब एक तो एजीजी की सेना आती है और एक जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की सेना यहाँ पर आती है। मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट एजीजी आप जानते हो मिस्टर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इनकी सेना यहाँ पर आती है। और मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट की बात करें, इसका नाम भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मिस्टर मैकमोसन। ये दोनों, इन दोनों की संयुक्त सेना चेलावास नामक स्थान पर आती है। अंग्रेज थे जिनको लगा पहले फालतू की बातें हैं, कोई सुकाली माता वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तब लड़ाई हुई, लड़ाई में प्रारंभिक जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में क्रांतिकारियों की विजय हो गई। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एक साइड में इसका कैंप लगा हुआ था, एक साइड में क्रांतिकारियों का कैंप लगा हुआ था। जैसे ये मान लो कि जो ये कैंप है, ये कैंप अपने क्रांतिकारियों का कैंप है। और इधर अपन बात करें तो ये कैंप है, ये पहले एजीजी यहाँ पर आ चुके थे, एजीजी का कैंप है। अब यहाँ से देखो जो मारवाड़ है, यहाँ मारवाड़ से मिस्टर पॉलिटिकल एजेंट यानी मैकमोसन रवाना होता है। उससे पहले दोनों में झड़प हो चुकी होती है। अब दोनों की तरफ तो दोनों के जो कैंप थे एक जैसे कैंप, दोनों के कैंपों में एक जैसे तो कैंप थे, दोनों के सैनिकों की वेशभूषा भी एक जैसे थे, वही अंग्रेजों की वेशभूषा इन्होंने पहन रखी थी। क्रांतिकारी भी अंग्रेजों के सैनिक थे, वही कपड़े इन्होंने पहन रखे थे। अब मैकमोसन ये समझ नहीं पाया कि मेरा वाला खेमा कौन सा है और दुश्मन का खेमा कौन सा है, क्योंकि उस वक्त क्रांतिकारियों के प्रारंभ में विजय हो चुकी थी तो वो बड़ा जश्न मना रहे थे। अब क्रांतिकारी जश्न मना रहे थे तो मैकमोसन ने सोचा कि यार एजीजी आया है, इतना बड़ा अधिकारी है, बड़ी सेना लेकर आया है,
उनका क्या मुकाबला करेंगे क्रांतिकारी, ये हमारा ही खेमा हो सकता है। तो ये मिस्टर जो पीए है मैकमोहन, ये इधर रवाना होता है। जैसे ही ये इधर रवाना हुआ तो क्रांतिकारियों ने मिस्टर पॉलिटिकल एजेंट जो मैकमोहन है, इस एक मैकमोहन का सिर काट दिया साहब कि ले जा तेरा इलाज करते हैं भाई। तो इसका सिर काट दिया और सिर काट कर इसको जो अहुआ का किला है, इस अहुआ के किले पर इसको, अहुआ का जो किला है ना यहाँ पर ही मान लो अहुआ का किला है, इस अहुआ के किले पर इसके सब सिर को टांग दिया। तो अब जैसे ही अहुआ के किले पर इनके सिर को काट दिया मैकमोहन का, अंग्रेजों के अंदर हड़कंप मच गई कि भाई साहब ये तो वास्तव में ही बड़े जल्लाद हैं, इनको नहीं जीता जा सकता। इंसानों को तो जीत सकते हैं लेकिन इनके हाथ में तो, इनके तो जो देवीय शक्ति इनके हाथ में है, और जब तक सुगाली माता है तब तक हम इनको नहीं जीत पाएंगे। ये एजीजी और इसकी सेना सीधा वहां से भागकर अजमेर आ गए। अजमेर से पहले रुके ही नहीं और 4 महीने तक, एक नहीं 4 महीने तक ये एजीजी यानी कि अंग्रेज जो अजमेर में जो अंग्रेजों की सेना थी, इस सेना ने हिम्मत नहीं की कि हम वापस अहुआ जाएं। 4 महीने तक का, 4 महीने का समय से गुजर जाता है और 4 महीने के अंदर अपन बात करें तो कुशाल सिंह चंपावत ये अहुआ के अंदर अपने खुद का शासन वहां पर ही चलाता है। ना मारवाड़ का जो महाराजा इनको अपने अधिकार में ले पाया और ना ही अंग्रेज इसको अपने अधिकार में ले पाए। तो कुल मिला के अपन यूं कह सकते हैं कि जो ये चेलावास का युद्ध होता है, इस युद्ध में भी जो विजय होती है, ये विजय यहाँ पर भी किसकी हो रही है, क्रांतिकारियों की ही यहाँ पर विजय हुई। क्रांतिकारी इसके अंदर विजय रहते हैं, यानी उनकी विजय हो जाती है। तो क्रांतिकारी यहाँ पर विजय होते हैं चेलावास के युद्ध में, और पिथौरा के युद्ध में भी क्रांतिकारी विजय होते हैं। देखो चेलावास के युद्ध के बारे में एक बात और कही गई है। तो चेलावास का युद्ध है, इसके बारे में बताया गया है कि इसे गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं। इसको काला गोरा बोल दो, गोरे काला बोल दो। अब आप जानते हो कि 2 गोरे यहाँ पर, एक एजीजी साहब, एक मैकमोहन, दोनों अंग्रेज थे। अंग्रेज अपने आप को तो गोरे मानते थे और गोरी चमड़ी वास्तव में इनकी थी, और हमें क्या मानते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें ये काला, वैसे तो हम काले नहीं हैं, हम इनसे थोड़े से एक यूँ कह सकते हैं हमारा जो रंग है वो गेहूँ रंग का है, और ये बहुत अच्छा रंग है हमारा सभी भारतीयों की, उनका फिजिक भी बहुत हमारा अच्छा है, लेकिन अंग्रेज की जो चमड़ी है वो हमसे थोड़ी गोरी है। तो अंग्रेज हमको काला मानते थे अपने मुकाबले में, और स्वयं को मानते थे सब गोरा। ये कारण है कि चेलावास का जो युद्ध है, इस चेलावास के युद्ध को एक नाम और दिया गया और इस युद्ध को बोला गया काले गोरे का युद्ध। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको याद हो गई होगी कि काले गोरे का युद्ध किसे कहा गया है। तो चेलावास का युद्ध को ही काले गोरे का युद्ध कहा गया है, और ये युद्ध कब होता है, 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय क्रांतिकारियों की हुई। मिस्टर मैकमोहन का सिर काटकर अहुआ के किले पर टांग दिया। कुल मिला के अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर मारा जाता है, और एजीजी खुद यहाँ अपनी सेना से वहां से 9-2-11 हो जाता है और अजमेर आकर रुकता है। उससे पहले ये कहीं भी रुकता नहीं है। और फिर कभी खुद एजीजी ने तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे और इसकी जो सेना जो चेलावास के युद्ध में गई थी, वो कभी वापस वो मेवाड़ जो उस पर अहुआ गई नहीं, क्योंकि इनमें इतना डर पैदा हो गया था कि भाई साहब हम इंसानों से लड़ सकते हैं लेकिन देवताओं से हम नहीं लड़ सकते। वहां तो साक्षात देवी विराजमान है, कोई व्यक्ति मरता है वो कुछ समय बाद में वापस जीवित हो जाता है। यही कारण है कि जो सुगाली माता है, इस सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा गया है। 1857 की क्रांति की देवी कहा गया है, और इन क्रांतिकारियों ने भी सुगाली माता का मंदिर और पास में कामेश्वर महादेव मंदिर है, इन सुगाली माता और कामेश्वर महादेव मंदिर को ही अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना लिया था। तो क्वेश्चन आए कि एरनपुरा में क्रांति की गतिविधि का मुख्य केंद्र क्या था, तो आप बता सकते हैं ये अपना सुगाली माता का मंदिर और कामेश्वर महादेव मंदिर। सुगाली माता का मंदिर यानी सुगाली माता तो इतनी प्रसिद्ध हुई जिसके अनन्य भक्त यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत किस देवी के अनन्य भक्त थे, तो हम कहेंगे साहब ये किसके अनन्य भक्त थे, ये हमारे उसको सुगाली माता के अनन्य भक्त थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अहुआ के चंपावत ठाकुरों की आराध्य देवी कौन सी है,
तभी हम बताएंगे इनके आराध्य देवी ये सुगाली माता इनकी आराध्य देवी मानी जाती है। ये बात तो इसके बाद में। अब हम बात करेंगे कि इस चेलावास या काले गोरे के युद्ध के बाद में आगे की स्थिति क्या होती है। देखो, इस युद्ध के बाद में जब काला गोरा का युद्ध हुआ, या यूं कहें कि अपने जो चेलावास का युद्ध हुआ, इस चेलावास का युद्ध के बाद में यहाँ स्थिति में बदलाव आता है, और जो क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों की जो सेना है ये दो भागों के अंदर यहाँ पर बट जाती है। क्रांतिकारियों की सेना दो भागों के अंदर यहाँ पर बट जाती है। एक का नेतृत्व तो यहाँ पर खुशहाल सिंह चंपावत कर रहा है, खुशहाल सिंह चंपावत साहब कर रहे हैं, और दूसरा जो एक टुकड़ा है क्रांतिकारियों का, जो सैनिक एक भाग है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं आसोपा के ठाकुर शिव सिंह। जो शिव सिंह थे आसोपा के ठाकुर, ये इनका नेतृत्व कर रहे थे। खुशहाल सिंह चंपावत इसने आहुआ में रहकर शासन चलाया। ने कहा कि साहब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ पर रहते हैं, जो दिल्ली जाना चाहता है वो जाए। तो आसोपा के ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में जो क्रांतिकारियों का एक दल है, ये क्रांतिकारियों का एक दल दिल्ली की ओर रवाना हुआ। ये यहाँ से दिल्ली रवाना होता है साहब, दिल्ली की ओर इनका एक दल रवाना हो जाता है। दो अलग अलग स्थितियां हो गई। 4 महीने तक लगभग ये यहाँ पर आरामदायक रूप से शासन करते रहे। मैं पहले इसका पक्ष बता देता हूँ। शिव सिंह के नेतृत्व में सेना यहाँ से रवाना होती है, और रवाना होकर ये रेवाड़ी के पास में जाते हैं साहब। रेवाड़ी में अंग्रेज सेना ने इनको हरा दिया, अंग्रेज सेना ने इनको हराया साहब। अब अंग्रेज सेना ने जब इनको हराया, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये यहाँ से जो शिव सिंह जी थे, ये शिव सिंह जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने आत्मसमर्पण किया। आप ये तो आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुछ सैनिक मारे जाते हैं, कुछ दिल्ली पहुंच जाते हैं, कुछ अंग्रेजों ने बंदी बना लिए। कुल मिला के जो आसोपा के ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में जो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, इनके साथ ये अपने जो मकसद तक नहीं पहुंच पाए, और रास्ते में ही बेचारे ठाकुर शिव सिंह को, ये जो ठाकुर शिव सिंह जी थे, इनको समर्पण करना पड़ा। ये तो बातें इनकी थी। अब अपन बात करते हैं खुशहाल सिंह चंपावत की। देखिए, खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में बताया गया है कि ये जो सितंबर में कहानी हो रही है, तो सितंबर से लेकर सितंबर 2023 सितंबर 1857 से लेकर जनवरी 1858 तक इनका सीधा सीधा आहुआ में शासन रहा। अब 4 महीने बीत गए। एजीजी को बोलते हैं, उसको लॉर्ड विलियम कैनिंग, जो हमारे उस वक्त भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे गवर्नर जनरल, कि आप जाओ और आहुआ में क्रांति का दमन करो, उनका शासन समाप्त करो। अब तो राजस्थान में अधिकांश जगह पर समाप्त हो चुकी है, आपके पास सेना भी है। तो कहता है ना साहब, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। तो देखो, आपको मालूम होगा ऐसी स्थिति के अंदर ये खुद जो लॉर्ड विलियम कैनिंग है, ये लॉर्ड विलियम कैनिंग ने क्या किया, इन्होंने कैप्टन होम्स के नेतृत्व में, कैप्टन होम्स के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में सेना आहुआ आई। एक अंग्रेज की बड़ी सेना ये क्या करती है, कैप्टन होम्स के नेतृत्व में ये आहुआ आती है क्रांति का दमन करने के। जब ये आहुआ आती है, इनके बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को देखो जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है आहुआ का युद्ध।
तो हम यूँ कह सकते हैं कि एनपुरा छावनी के सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, यहाँ एनपुरा के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध लड़े थे। एक बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध और एक अहुआ का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध हम जानते हैं 18 सितंबर 1857 को, और अहुआ का युद्ध इसकी शुरुआत होती है 20 जनवरी 1858 को। तो 20 जनवरी 1858 से लेकर ये 28 जनवरी 1858 तक इनके बीच में ये संघर्ष चलता है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा अहुआ के युद्ध के बारे में करेंगे। ये अहुआ का युद्ध कैसे हुआ और इसका क्या परिणाम रहा। अहुआ का युद्ध, तिथि मैंने आपको बताई, शुरुआत 20 जनवरी से होती है, समापन देखा जाए तो 28 जनवरी 1858 को इसका समापन हो। देखिए हुआ क्या कि यहाँ 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक इसका जो नेतृत्व करता है, ये नेतृत्व तो करता है कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। इधर आप जानते हो यही कैप्टन होम्स बड़ी सेना लेकर आता है। इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत इनको नहीं जीत पाया। अब कुशाल सिंह चंपावत इनको नहीं जीत पाता है, कुशाल सिंह चंपावत इनको नहीं जीत पाता है, और इनको लगा कि यार पतन निश्चित है। इसने देखा कि हम सहायता लेते हैं पड़ोसियों की। अब देखो मारवाड़ में तो इनके कोई अब सहयोगी बचे नहीं थे, तो इसने देखा कि मारवाड़ में जाने से तो कोई मतलब नहीं है, अब हमें जाना चाहिए मेवाड़ की ओर जाना चाहिए। तो वो खुद अवसर का फायदा उठाकर, जैसे ऐसे कहते हैं कि 23 जनवरी की शाम को ये जैसे धूल भरी आंधी चलती है, और आप जानते हो कि आपका मारवाड़ का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, कभी भी आंधी वगैरह वहाँ चल सकती है। तो जब वहाँ पर आंधी चली तो उससे आंधी एक छोटा सा तूफान आया, उस तूफान के अंदर मौके का फायदा देखकर ये कुशाल सिंह चंपावत तो वहाँ से रवाना हो जाता है, और उन्होंने यहाँ का जो नेतृत्व सौंपा, इन्होंने यहाँ का, अब उसके बाद में यानी कि 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक इनका जो नेतृत्व करता है, ये नेतृत्व किया, ये नेतृत्व करता है पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह ये लांबिया के जागीरदार थे। तो लांबिया था, इस लांबिया के सामंत, लांबिया के सामंत जो पृथ्वी सिंह जी थे, इन पृथ्वी सिंह जी ने साहब इनका नेतृत्व किया। और आपको मालूम होना चाहिए 23 जनवरी को शाम को, यानी कि जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी की शाम, जो शाम है, इसमें तो चंपावत है, ये चंपावत कुशाल सिंह जी चंपावत थे। कुशाल सिंह जी चंपावत मेवाड़ की ओर रवाना हो जाते हैं, यानी मेवाड़ में चले गए साहब। अब जब ये मेवाड़ में जाते हैं तो मेवाड़ में इन्होंने देखा कि उनके जो सहयोगी हैं, इनके सहयोगी जो मेवाड़ में हो सकते हैं, ये एक तो कोठरिया के जागीरदार हो सकते हैं साहब। तो कोठरिया के जागीरदार, कोठरिया के जागीरदार जोत सिंह जी, इन जोत सिंह जी ने इनकी सहायता की। और एक उसके बाद में ये सलूम्बर चले जाते हैं साहब। तो सलूम्बर के जो जागीरदार थे केसरी सिंह जी चुंडावत, तो केसरी सिंह चुंडावत, इन केसरी सिंह चुंडावत ने अपने पास में रखा और रसद सामग्री इनको प्रदान की। लेकिन उन्होंने समझा कि देख वापस जाने से कोई फायदा नहीं है, सेना ले जाकर अब अपन उसको नहीं जीत सकते अंग्रेजों को। अब तो आप ऐसा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो, और हम आपको जो भी चाहिए छोटी सहायता वो आपके करते हैं, अब हमारे पास में यहाँ पर रहो। यहाँ जो ये संघर्ष चला, तो देखो 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक पृथ्वी सिंह जी के नेतृत्व में संघर्ष चलता है। और
तो मूल युद्ध होता है अहुआ का युद्ध। ये मूल संघर्ष जो ये हुआ, ये होता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1858 को ये प्रमुख युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इनकी हार हो जाती है और आगे चलकर हमें मालूम है कि 28 जनवरी 1858 को अहुआ के ऊपर वापस यानी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो अहुआ के ऊपर 28 जनवरी 1858 को यह जो अधिकार हो गया, ये अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 28 जनवरी 1858 यानी कैप्टन होम्स है, इस कैप्टन होम्स ने अहुआ पर अधिकार कर लिया साहब। अहुआ पर इन्होंने अधिकार कर लिया। कैप्टन होम्स का अधिकार हो गया अहुआ के ऊपर 28 जनवरी 1858 को इनका अधिकार हो जाता है वहां पर अहुआ के ऊपर। अब इन्होंने देखा कि यार जो मूल जड़ थी ये तो सुगाली माता है, हो सकता है वापस सुगाली माता अगर यहाँ पर रहेगी तो ये वापस अपना अधिकार कर लेंगे और ये वापस सबको जीवित कर देगी, तो क्यों ना इस सुगाली माता की मूर्ति को लेकर चला जाए। तो यहाँ दूसरी जो घटना ये होती है, आगे घटना ये होती है कि जो सुगाली माता है, सुगाली माता, इस सुगाली माता की जो मूर्ति है, इस मूर्ति को कैप्टन होम्स जो थे, ये होम्स अजमेर ले गए साहब, इसको अजमेर ले गया और अजमेर में एक म्यूजियम है जिसको अब राजपुताना म्यूजियम कहते हैं। इस राजपुताना म्यूजियम में रखवाया, म्यूजियम में इसको रखवाया। लेकिन बाद में जैसे ही पाली के अंदर आपको मालूम है बांगड़ म्यूजियम की स्थापना होती है, तो पाली के बांगड़ जो म्यूजियम है, इस बांगड़ म्यूजियम में इसको रख दिया गया, यानी आगे चलकर इसको जो रखा ये बांगड़ म्यूजियम के अंदर रखा गया। ये सुगाली माता उसके बारे में कहा गया है कि ये 10 सिर और 54 भुजाएं, 10 सिर और 54 भुजाएं इसके थी। तो 10 सिर और 54 भुजाओं वाली देवी इस सुगाली माता को कहा गया, जो कि चंपावत ठाकुरों की आराध्य देवी थी। अभी ये पाली के पास जो पाली का बांगड़ म्यूजियम है उसमें रखा गया था। ये काले रंग की मूर्ति है, 10 इसके सिर हैं, 54 इसके भुजाएं हैं। ये चंपावतों की आराध्य देवी, 1857 की क्रांति इनके नाम से प्रसिद्ध रहती है। तो ये घटना तो इनकी हुई। अब जो चंपावत था, इस चंपावत के बारे में मैंने आपको बताया कि पहले ये कोठरिया जाता है, कोठरिया से ये सलुम्बर जाता है और सलुम्बर के बाद में जब यहाँ भी नहीं रुके ये, तो उसके बाद में ये नीमच जाते हैं। नीमच के अंदर इन्होंने देखा, लंबा समय गुजारा, तो नीमच में ही इन्होंने 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया। यानी इन्होंने जो आत्मसमर्पण किया ये 1860 में नीमच के अंदर आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया। जब आत्मसमर्पण किया तो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, जो आपका टेलर आयोग, टेलर आयोग था। इस टेलर आयोग ने इनके मुकदमे की सुनवाई की। अब देखिए जो टेलर आयोग मुकदमे की सुनवाई करता है, तो टेलर आयोग ने पाया कि यार खुशहाल सिंह चंपावत वास्तव में अंग्रेजों से नाराज नहीं था। इसने भी कहा कि साहब मैं आपसे नाराज नहीं था, आपकी गलती यह है कि आपने मेरी बात मानी नहीं है। तब मैं भी थोड़ा भावेश में आ गया और ऐसा कर लिया। मेरी वास्तव में जो नाराजगी थी वो तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी थी। आपका तो मैं हमेशा सेवक रहा हूँ, और ऐसा उन्होंने माफ़ी मांगा भी, माफ़ीनामा भी मांग लिया कि साहब मैं तो हमेशा ही आपका वफादार रहा हूँ और कभी आपके खिलाफ कोई विद्रोह मैंने किया भी नहीं। और एक्चुअल में था भी ऐसा ही कि ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे खुशहाल सिंह चंपावत थे, ये वास्तव में महाराज जो तख्त सिंह थे मारवाड़ के शासक के, इस तख्त सिंह के ही खिलाफ थे।
इसको क्रांतिकारी, मान लो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया क्रांतिकारियों का, इसलिए क्रांतिकारी की एक बहुत बड़ी संज्ञा इनको दे दी गई। जबकि वास्तव में ये अपने स्वार्थ के कारण से युद्ध लड़ता है। 1857 की क्रांति से सीधा सीधा इसका कोई संबंध नहीं था। अगर ये बिथोड़ा को लेकर ये कान सिंह को नहीं मारता और ये कुशाल सिंह चंपावत और तख्त सिंह के बीच में आपसी बात नहीं होता, तो हो सकता था कि आहुआ का ये ठाकुर क्रांति के अंदर भाग ही नहीं लेता और अंग्रेजों का साथ देता। इसने कहा भी था कि साहब मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, बस आप मेरी बात माने। लेकिन उन्होंने इनकी बात अंग्रेजों ने मानी नहीं थी। तब जाकर ये क्रांतिकारियों से मिल जाता है और उनका नेतृत्व करना स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसा भी रहा हो, हम ये कह सकते हैं कि अच्छा एक योद्धा था ये और अंतिम समय तक मातृभूमि के लिए लड़ा। टेलर आयोग के पास जब इसका मुकदमा किया तो टेलर आयोग ने इसको सभी जो आरोप हैं इनको आरोप मुक्त कर दिया कि साहब आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप मिथ्या है। इनको आरोप मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया साहब, इनको रिहा कर दिया गया। रिहा किया जाता है अपनी जागीर के लिए, लेकिन तख्त सिंह ने इनको जागीर नहीं दी। ये वापस मेवाड़ में आ जाता है और मेवाड़ के अंदर ये 1864 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा ये अनूपरा में विद्रोह की पूरी कहानी। अब हम आगे इसके बाद में जो पढ़ेंगे ये कोटा में विद्रोह कैसे हुआ, कोटा के बाद में जो और भी स्थान है छोटे छोटे, उन सभी स्थानों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।